जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये जो टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे 1857 रिवोल्ट से। रिवोल्ट से मतलब ये जो 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, पूरा देश के अंदर जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, सिपाही विद्रोह जिनको बोलते हैं, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसको उसी से शुरू करेंगे। तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के बाद, उसके बाद 1857 आते आते पूरे देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक माहौल बन गया था। देशवासियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अत्याचार था, अत्याचार के खिलाफ एक तरीके से एक रिवोल्ट बोल दिया था। उसी रिवोल्ट का सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ? वो सिपोई म्यूटिनी से हुआ, जो कि मंगल पांडे जी ने शुरू किया था। ठीक है। तो ये जो सिपोई म्यूटिनी यानी 1857 का जो रिवोल्ट था, ये रिवोल्ट टोटल इंडिया के अंदर पूरा, ऐसा नहीं कोई रीजनल म्यूटिनी था, ये पूरे देश के अंदर 2 साल तक चला। मतलब 1857 से 1859 तक ये रिवोल्ट चला। और इस रिवोल्ट को इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा नेशन वाइड हुआ था, पूरा नेशन जोड़ के, मतलब पूरा इंडिया के अंदर हुआ था। ठीक है। तो इसी रिवोल्ट को, मतलब 1857 सिपाही म्यूटिनी को ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलके ब्रूटली सप्रेस किया। मतलब लोगों को मार के, पीट के, डरा के, धमका के, जैसे तैसे करके इस रिवोल्ट को 2 साल के अंदर 1857 से 1859 तक ये चला। और उसके बाद इसको ब्रूटली सप्रेस किया गया। ठीक है। इसको सप्रेस तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर लिया, लेकिन ये जो रिवोल्ट हुआ था, इसके बाद, इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की समझ में ये तो आ गया कि पूरी देश के अंदर, पूरी भारतवर्ष के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक इमोशन जाग चुका है। मतलब जो भारत के अंदर लोग, आम लोग हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे ये जो रिवोल्ट हुआ था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो इंसानों का, भारत के अंदर जो लोग रहते थे उनका, भारतवासियों का क्या गुस्सा इतना क्यों खोल उठा, मतलब इतना क्यों गुस्सा हो गया, ये उसका जो रीज़न है उसको हम समझेंगे अभी। तो पहले हम देखेंगे नॉर्मल पब्लिक, मतलब आम इंसान, भारत के अंदर रहने वाले आम इंसान ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इतना क्यों खिलाफ हो गया, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये जो चल रहा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और क्रिश्चियन मिशनरी, ये दो मिलके उनका जो धर्म है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब हिंदू लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सोच उनके दिमाग में आ गया। कैसे आया? क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी लोग जो थे वो अपना धर्म के प्रचार के लिए हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। ऊपर से उनके दिमाग में ये भी सोच आ गया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले और क्रिश्चियन मिशनरी वाले, उनका जो कल्चर है, मतलब भारत के अंदर जो प्राचीन कल्चर चल रहा है, मतलब जो लोगों का, जो आम लोगों का जो कल्चर है, उसको भी बदलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भले ही बहुत ज़्यादा बुरा काम किया है भारत के अंदर, लेकिन कुछ काम अच्छा भी किया है। कि जैसे कि विडो रीमैरिज, या तो पुर्तगीजों ने किया था, जो सती प्रथा जो था उसको बंद करवाना गोवा के अंदर। फिर ये विडो रीमैरिज जो कि ब्रिटिश लोगों ने फिर से चालू किया था, मतलब जो लोग विडो थे भारत के अंदर, उनका रीमैरिज करने की जो प्रोसेस है उसको चालू किया था। और इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखा रहा था स्टूडेंट को। तो ये सारे चीज़ देख के आम इंसान खुश नहीं थे, क्योंकि आम इंसान सोच रहे थे कि उन लोग इंडिया का जो धर्म है, इंडिया के अंदर जो बेसिक जो रिलीजन्स थे और उनका जो बेसिक कल्चर था, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ये सोच के साथ आम इंसान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चले गए थे। और ऊपर से आम इंसान के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत सारा अत्याचार तो था ही, मतलब टैक्स वसूल करना, मारना, पीटना, ये सब तो था, ये सब तो ऊपर से था ही। ये सारे चीज़ लेके आम इंसान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चले गए। अच्छा, अब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो इंडियन सिपाही थे, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जॉब करते थे, उनके अंदर इंडियन सोल्जर्स, तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चले गए थे। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंदर जो फौज बना था, उनमें ये रूल था कि आप बियर्ड नहीं, मतलब आप दाढ़ी नहीं रख सकते, ऊपर से भगवान का जो टीका होता है, तिलक वगैरह, ये सब नहीं पहन सकते, ये सब नहीं लगा सकते। ठीक है। और ऊपर से इन सारे जो
जो इंडियन सिपाही थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स थे, उनको क्या करते थे, उनको समुद्र पार करके ब्रिटिश का जो और अफ्रीका के अंदर की और की किसी और जगह के अंदर जो भी कॉलोनीज थे उनमें उस जगह में भेजा जाता था लड़ने के लिए। तो जब ये सब हो रहा था तब उस टाइम एक कल्चर ये था कि अगर मान लीजिए आपको समुद्र पार करके किसी और जगह पे जाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो हिंदू धर्म है वो भ्रष्ट हो रहा है, मतलब आपका जो धर्म है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, ये सोच था उस टाइम। तो जब ये सब हो रहा था तो इसी के चलते हुए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भी इंडियन सिपाही, इंडियन सोल्जर काम कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ धीरे धीरे खिलाफ होने लगे। उसके बाद ये जो थ्रेशोल्ड लेवल था ये कब टूटा, ये तब टूटा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनफील्ड राइफल पकड़ा दिया अपने सोल्जर के हाथों में। जो ब्रिटिश सोल्जर भी थे और इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके हाथों में इनफील्ड राइफल पकड़ा दिया। और इनफील्ड राइफल का जो कारतूस होता था, मतलब जो गोला होता था, उसके अंदर ये पिग और गाय, मतलब सुअर और गाय, इन दोनों का मीट यूज़ करने की एक खबर ऐसे हुई कि इनफील्ड राइफल है, मतलब जो कारतूस यूज़ होता है उसके अंदर पिग और काव का मीट यूज़ होता है, मतलब सुअर और गाय का जो मांस है वो इस कारतूस के अंदर यूज़ होता है, मतलब गोले के अंदर। तो ये जब खबर जब चारों ओर फैला तो उसके बाद ये पूरा का रिवॉल्ट में आ गया। ये जो इंडियन सिपाही थे वो सारे लोग रिवॉल्ट में आ गए थे, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार गाय का मांस और सुअर के मांस मुंह से टच करना, मतलब खाना की मुंह के साथ टच करना, ये एक धर्म भ्रष्ट की एक निशानी होता है कि उसका रिलीजन के ऊपर एक आँच आना। ठीक है, तो ये सारे रिलीजियस के इशू के वजह से सारे इंडियन सिपाही, जो हिंदू सिपाही थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट करने लगे। तो उस टाइम जो कारतूस यूज़ होता था, मतलब जो गोली यूज़ होता था, उस गोली को पहले मुंह से लगा के, मतलब मुंह से उसको फाड़ के फिर बंदूक में डाल के फिर फायर किया जाता था। इसीलिए जब कारतूस के अंदर ये मांस यूज़ होता था तो उस मांस को मुंह में लगाना पड़ता था, मतलब सुअर और गाय का जो मांस होता है। तो ये इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके धर्म के खिलाफ था, तो इसी की वजह से वो लोग एकदम इनके खिलाफ चले गए ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये हो गया नॉर्मल पब्लिक, इंडियन सिपाही और इनफील्ड राइफल की कहानी। फिर आते हैं प्रिंसली स्टेट। जो भी उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कॉलोनी के अंदर जो भी प्रिंसली स्टेट थे, उनके जो राजा थे, वो राजा भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से खुश नहीं थे, क्योंकि जो राजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फ्रेंडशिप में थे, मतलब सब्सिडरी अलायंस बना के बैठे हुए थे, उनके एक तरीके से गुलामी करते थे, उनके ऊपर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूल करता था उनसे भी। और जो लोग एनिमी थे, मतलब जो राजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात नहीं मानता था, उसकी गुलामी नहीं करता था, उसके ऊपर तो जंग तो ऐसा ही कर देता था जंग। तो मतलब आप दोस्ती करो तब भी आप मरोगे और दुश्मन बनो तब भी आप मरोगे। तो इसी के चलते हुए प्रिंसली स्टेट के जो भी राजा लोग थे वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से खुश नहीं थे, मतलब इनके खिलाफ चले गए थे 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो ये सारे कारण देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि इंडिया का अब शासनभार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल नहीं पाएगा, तो इसका जो शासन भार है वो खुद को ही, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लेना अपने ऊपर लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसी सोच के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक बिल पास किया, जो क्या था, एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उस बिल का नाम क्या था, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर एक अच्छा गवर्नमेंट लाने के लिए, जो कि एज ए गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा का पूरा फेल हो चुका था, तो उसी के चलते हुए एक अच्छा बेटर गवर्नमेंट इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया। ठीक है, उसी बिल का बाद में ऑफिशियल नाम क्या हुआ, ऑफिशियल नाम ये हुआ कि उसका नाम ये हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को चलाने में सक्षम नहीं रहे, मतलब फेल हो गया, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर एक बेटर गवर्नमेंट बैठाने के लिए एक एक्ट पास किया। उसी एक्ट का बाद में नाम क्या हुआ, ऑफिशियल नाम क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर दो प्राइमरी प्रोविजंस था। तो पहला प्रोविजंस क्या था, पहला प्रोविजंस था एंड ऑफ EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करना। ठीक है, और दूसरा प्रोविजन क्या था, स्टॉप डुअल गवर्नमेंट ऑफ
पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान जब इंडिया के अंदर जो डुअल गवर्नमेंट का जो स्कीम चालू हुआ था उसको भी कैंसिल करना और ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी कंट्रोल था वो पूरा का पूरा ख़त्म कर देना। ठीक है, तो ये था प्राइमरी प्रोविजंस। तो अब क्या हुआ, अब हम समझेंगे थोड़ा सा पिट्स इंडिया एक्ट का जो डुअल गवर्नमेंट क्या था, जो कि हम पिट्स इंडिया एक्ट में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज थोड़ा ब्रीफ में देख लेंगे। डुअल गवर्नमेंट मतलब पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था उस टाइम उसका प्रोविजन के अंदर ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 24 लोगों की एक ग्रुप होगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जो 6 लोग की एक ग्रुप होंगे। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कमर्शियल अफेयर्स है उसके ऊपर मॉनिटरिंग कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल अफेयर रहेगा उसके ऊपर मॉनिटरिंग कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। तो ये जो कमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स का जो डुअल जो गवर्नमेंट बना के बैठा हुआ था, मतलब ये प्रोविजन पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर था कि कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर जो क्या देखेंगे, कमर्शियल अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेंगे, पॉलिटिकल अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इस डुअल गवर्नमेंट को खत्म करके, इस सिस्टम को खत्म करके एक ही बंदा बिठाया गया जिनका नाम हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। और जो पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हम देखें, जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल अफेयर्स देखते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स को मॉनिटर करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जो 6 लोग और 6 लोगों की एक ग्रुप था, ये सारे चीज़ को कैंसिल करके फिर क्या आया, एक ही बंदा आया जो इनका नाम जिस पोस्ट का नाम हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर के पोस्ट में था। और पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली। तो अब इंडिया के जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने वो कौन थे, वो थे लॉर्ड स्टैनली। तो ये लॉर्ड स्टैनली इंडिया यूके के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर लेवल के एक आदमी थे। तो ये डायरेक्टली इंडिया में रहते नहीं थे, ये कहाँ पे रहते, ये यूके के अंदर रहते थे। ठीक है, उनकी पार्लियामेंट में। तो इन्होंने एक बंदे को उनके अंडर एक बंदे को इंडिया के अंदर एज ए वाइस रॉय कमीशन कर दिया। वाइस रॉय मतलब उनका एक एजेंट जो कि इंडिया के अंदर रह के इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो अब जब ये हुआ, वाइस रॉय का एक पोस्ट, वाइस रॉय ऑफ इंडिया करके एक पोस्ट बना दिया गया इंडिया के अंदर। वाइस रॉय पोस्ट से पहले इंडिया के अंदर सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजन है वो कौन लेते थे, वो लेते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो वाइस रॉय पोस्ट बना, ये पोस्ट को ये वाइस रॉय और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये दो पोस्ट को एक साथ, क्योंकि वाइस रॉय एक पोस्ट हो गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक पोस्ट हो गया, अब ये दो मिला के इंसान मिल के एक इंडिया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी फैसला होंगे वो लेंगे। तो ये सारे दिक्कत नहीं चाहिए। इसके चलते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या किया, इंडिया के अंदर वाइस रॉय ऑफ इंडिया करके एक पोस्ट बना दिया गया। इस पोस्ट के अंदर वाइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बने, एक ही इंसान बना। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था वो इसी पोस्ट के साथ मर्ज कर दिया गया था, और पोस्ट क्या बना, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही एक इंसान जो इंडिया के अंदर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस है वो सारे सब देखेंगे, कंट्रोल करेंगे, और उसका रिपोर्ट कहाँ पे जाएगा, यूके की पार्लियामेंट में बैठे हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, जो कि है लॉर्ड स्टैनली। और पहला वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड स्टैनली यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में 15 मेंबर की एक एडवाइजरी बॉडी थे। लॉर्ड स्टैनली, उनके नीचे वाइस रॉय कहाँ पे रहता है इंडिया पे, लॉर्ड स्टैनली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ पे रहता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और वाइस रॉय ऑफ इंडिया क्या करता है, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी देखभाल है, जो भी पॉलिसीज होगा उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इस सारे चीज़ को मेंटेन करेगा, सारी चीज़ के ऊपर देखभाल करेगा। और लॉर्ड स्टैनली मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हेल्प करने के लिए कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए उसके लिए 15 मेंबर की एक एडवाइजरी बॉडी भी एलोकेट कर दिया गया था। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम जो पढ़ रहे हैं ये 1858 में पास हुआ अगस्त महीने में, और इम्प्लीमेंट हुआ 1 नवंबर
1858 में, ठीक है, मतलब अगस्त के सितंबर अक्टूबर 2 महीने बाद ये इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, इस एक्ट के चलते हुए पूरा का पूरा इंडिया का जो शासन भार है, जो रूलिंग पावर है, जो भी पावरफुल पोस्ट थे, वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर होकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला गया। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के वजह से सारे जो पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पॉलिटिकल पावर, जो भी पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, वो ट्रांसफर होकर किसके पास चला गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, यानी ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, जब ये हुआ तब जो आम इंसान थे इंडिया भारत के अंदर, उन लोगों के दिल और दिमाग में कन्फ्यूजन से भर गया कि जो लोग आर्मी में काम कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के अंदर जो इंडियन सिपाही काम कर रहे थे, उनके दिमाग में ये आया कि अगर पावर ट्रांसफ़र हो गया, मतलब पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला गया, तो उनका जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर जो आम इंसान रहे, उनका जो टैक्सेशन सिस्टम था, वो टैक्सेशन सिस्टम जो पहले चल रहा था वही रहेगा कि नया टैक्सेशन सिस्टम आएगा। इसके ऊपर दिक्कत आ गया, इसके ऊपर कन्फ्यूजन आ गया। फिर जो प्रिंसली स्टेट थे, जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत सारे ट्रीटीज़ वगैरह करके बैठे हुए थे, तो उनके दिमाग में, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे, उनके दिमाग में ये आया, जो ट्रीटी हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करके बैठे थे, वही ट्रीटी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जब पावर चला जाएगा तो उस टाइम वो वैलिड होगा कि नहीं। ये सारे दिक्कतें, सारे कन्फ्यूजन आम भारत के लोगों के अंदर ये सारे चीज़ आ रहा था। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक दरबार अरेंज किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, जो कि 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में किया गया था, जो कि आज का नाम, इनका इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दरबार अरेंज किया गया था। दरबार मतलब यहाँ पे जो भी लोगों के दिल में, जो भी प्रिंसली स्टेट और आम इंसान के दिल में, आम लोगों के दिल में, इंडियंस के दिल में जो भी कन्फ्यूजन था, उस सारे कन्फ्यूजन को रिमूव करना। ठीक है, इसी चलते हुए लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? लॉर्ड कैनिंग ने सारे जो एक्ट है, मतलब एक्ट का जो सारे प्रोविजंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो भी 1858 का जो भी प्रोविजंस है, उसको डिटेल में लोगों के सामने उसको लेके आया और उसके ऊपर डिस्कशन किया। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ क्वीन। उन्होंने बोला कि हम क्वीन, आप लोगों की अच्छाई के लिए, मतलब इंडियंस की अच्छाई के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आया है। और इस एक्ट के थ्रू आप लोगों की सारे जो भी, इस एक्ट के वजह से आप लोगों के दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है, उसी कन्फ्यूजन को, जो भी दुविधाएं है, जो भी चिंता है, उस सारे चीज़ को दूर करने के लिए, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वीन के आदेश की वजह से हम, मतलब लॉर्ड कैनिंग, आपके सामने पूरा का पूरा जो एक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। और इसका नाम क्या दिया गया था? क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? सारे लोगों के सामने, मतलब आम लोगों के सामने, मतलब जनगण के सामने जो भी एक्ट का जो भी प्रोविजंस था उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन किया और सारे कन्फ्यूजन जो चल रहा था इन देश के अंदर, सारे कन्फ्यूजन को दूर किया। कैसे? तो क्या क्या बेनिफिट मिला, उन्होंने क्या क्या बेनिफिट गिनाए लोगों को? उन्होंने बोला डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है, जो कि जो भी स्टेट इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, मतलब उनका अंडर नहीं था, तो उनके ऊपर एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी डाल के उसको भी एनेक्स किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने के टाइम। तो उसी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स पॉलिसी को रिवोक कर दिया गया। फिर बोला कि नो स्टेट विल बी एनेक्स, जितना ब्रिटिश इंडिया कॉलोनी है जिनके साथ सब्सिडरी अलायंस है, और बाकी किसी भी स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट जोर जबरदस्ती उसको एनेक्स नहीं करेगा। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब इंडियंस और ब्रिटिश लोगों के बीच में गवर्नमेंट जॉब को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर इंडियन लोग क्वालिफिकेशन और मेरिट के मामले ब्रिटिश लोगों से अगर अच्छा एग्जाम में अच्छा किया तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। ठीक है, इंडियन सिपाही जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में काम कर रहे थे, मतलब जॉब कर रहे थे, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उनको जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि जो सिपाही, भारत के सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करते थे उनका जॉब चला गया, ऐसा नहीं होगा। उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जॉब मिल जाएगा। जो जॉब वहाँ पे सिपाही का कर रहे थे वही सिपाही का जॉब यहाँ पे भी करेंगे। जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस सबको मिलेगा। और रिलीजियस फ्रीडम, कोई भी बंदा अपना रिलीजन अपने तरीके से पालन कर सकता है, उसको स्प्रेड भी कर सकता है, जितना हो सके कर सकता है। ऐसा नहीं कोई जोर
ज़बरदस्ती अपना रिलीजन आपके ऊपर थोप देगा, ऐसा नहीं होगा। ये सारे बेनिफिट वहाँ पे गिनाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है। ये सब करते हुए जो भी कन्फ्यूजन था उसको क्लियर किया गया। तो आज के डिस्कशन, आज के लेक्चर में इतना ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग इस लेक्चर के थ्रू जितना भी डिटेल्स में हो सके हम लोग पढ़ लिए। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आज की हमारी ये कोशिश, हमारी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अगले बार जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय।